हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने एक सीरीज की शुरुआत किए हुए हैं जिसके अंतर्गत जो है एसपीडी करंट अफेयर को हम लोग देख रहे हैं। और एसपीडी करंट अफेयर में हम लोग पर डे एक एक पेज को इजी वे में समझते हैं और सरल तरीका से जो है दोस्त याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, या जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। जो एग्जाम में हमारे आने की संभावना, ऐसा फैक्ट को, ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसा फैक्ट को ज्यादातर हाईलाइट करते हैं जो हमारे एग्जाम में आने की उसकी पूरी संभावना रहती है। और ऐसा फैक्ट को हम लोग इग्नोर भी करते हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, आजकल एग्जाम में हम लोग को पढ़ने के लिए तो बहुत सारे बुक हैं, और बुक में बहुत सारा फैक्ट भी आपको मिलेगा, और बहुत सारे बुक भी है अलग अलग प्रकाशन का, पब्लिकेशन का। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि आजकल आप लोग किसी से भी जानते होंगे भी और किसी से सुने भी होंगे कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। लोग क्या करते हैं कि आजकल उजुल फुजुल फैक्ट को माइंड में कचरा की तरफ भर के रखते हैं, और वह उनका मेहनत तो बहुत करते हैं। ऐसा बहुत स्टूडेंट हैं जो मेहनत, बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, उनको सब कुछ याद रहते हुए, बहुत कुछ फैक्ट को ध्यान में रखते हुए भी उनका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, उनका मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन तरीका उनका थोड़ा डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं हो रहा। कुछ लोग को आप लोग देखते होंगे कि पढ़ते कम है लेकिन उनका रिजल्ट ज्यादा होता है। तो आजकल जो एग्जाम का ट्रेंड है दोस्तों, उसमें स्मार्ट स्मार्ट तरीका से जो है पढ़ा जाता है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग, आप लोग को हम पढ़ करके, है तो हम भी बुक से ही देख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज को दिखा रहे हैं आपको कि यह यहाँ पे यह पॉइंट जो है फैक्ट हो सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। तो ऐसा हम बताते हुए, आप लोग को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, जो लोग एग्जाम देते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। तो उसी तौर पे हम अपना एक्सपीरियंस आप लोग के सामने शेयर कर रहे हैं। और कोई बड़ी चीज नहीं है, ना हम कोई विद्वान है और ना कोई टीचर बड़े हैं। बस आप ही लोग में से हम एक स्टूडेंट की तरह है, और आप लोग को बस हम सोचे कि कुछ हेल्प हो जाए, ताकि सभी लोग मिल करके हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और अपना अपना फायदा के लिए और फायदा उठाएंगे यहाँ पे। देखते हैं, आज हम इसी की सीरीज के अंतर्गत दोस्त देख रहे हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और क्या चीज हमको यहाँ पे याद रखना है। तो आइए हम देखते हैं। आज देख रहे हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्त, पहले इसमें याद रखा जाता है, एप्पल को याद रखा जाता है, क्योंकि यह फेमस कंपनी है, सबसे ब्रांडेड है, मतलब कॉस्टली ब्रांडेड कहिए तो यह बहुत कॉस्टली है। तो यहाँ पे टिम कुक, यह बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा, आपको एग्जाम की दृष्टि से कभी पूछ भी सकता है। अभी तक जो है एग्जाम में इसको हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन यह पूछा जा सकता है, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो एप्पल के अगर आपसे पूछ लिया जाए सीईओ तो टिम कुक। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, यह सत्य नडेला पूछ लिया गया है एग्जाम में दोस्त, इसको ध्यान में रखना है। माइक्रोसॉफ्ट के अगर सीईओ की बात करें तो सत्य नडेला। उसके बाद है टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट की बात करें आपसे सीईओ के बारे में, नटराज चंद्रशेखरन या नोएल टाटा। इसी को टाटा सन्स की अगर बात करें तो नटराज चंद्रशेखरन, और टाटा ट्रस्ट की बात करें तो नोएल टाटा। इसको ध्यान में रखना है। टीसीएस की कम बात करें तो टीसीएस दोस्तों फेमस कंपनी है, जो अभी देख रहे हैं सेंट्रल एसएससी का, इसी के द्वारा एग्जाम लिया जाता था पहले, और अभी इसको थोड़ा हटाया गया तो कितना बवाल हुआ है। तो इसका जो है अभी के कृतिवासन टीसीएस कंपनी का सीईओ है। उसके बाद गूगल को तो हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि गूगल पे हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं और सब कोई इससे अवगत है। सुंदर पिचाई को ध्यान में रखना है, सुंदर पिचाई। अमेजन की बात करें तो दोस्तों, अभी देख रहे हैं कि अभी त्योहारों का ऑफर चल रहा है अमेजन पे बहुत ज्यादा। तो हम लोग बस ऐसी ही जानकारी के लिए जो है इसको ध्यान में रखेंगे। एनडी जैसी अमेजन। फेसबुक तो सब कोई चलाते ही चलाते हैं, तो बस सिंपल जानकारी के लिए हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो लोग फेसबुक चला रहे हैं उनका उनका सीईओ कौन है फेसबुक के, तो मार्क जुकरबर्ग के बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद ट्विटर कैंपेन आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो दोस्त इसका जो है हम लोग ध्यान रखेंगे। ट्विटर के सीईओ के बारे में आपसे बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, लिंडा याकारिनो है। लिंडा याकारिनो ट्विटर के सीईओ, इसको याद रखना है दोस्त। या VVI मान लीजिए ट्विटर के सीईओ कभी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद इंस्टाग्राम जान रहे हैं हम लोग, इंस्टाग्राम बहुत लोग चला रहे हैं, खूब रील्स देखते हैं। तो उसका सीईओ की बात करें, केविन सिस्ट्रोम। केविन सिस्ट्रोम जो है इंस्टाग्राम के आपका सीईओ हो जाएंगे। यूट्यूब पे अभी अभी हम लोग वीडियो जो देख रहे हैं वो यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। तो दोस्त, हमारा फर्ज बनता है कि इनका सीईओ कौन है
उनके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो नील मोहन जो है इनके यूट्यूब के सीईओ हैं। उसके बाद है ओपन एआई। ओपन एआई की अगर बात करें तो सैम ऑल्टमैन की बात नाम आ जाता है। स्पेस एक्स को याद रखा जाता है, इसको याद रखना है। स्पेस एक्स के सीईओ है दोस्त एलन मास्क। तो हम लोग देखें इतना फैक्ट, लेकिन एक नज़र अब हम लोग ऐसे देखेंगे कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसको हम लोग को पहले याद रखना है। एक बार जानकारी के लिए तो हम लोग देख लिए इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर सब कुछ देख लिए, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो दोस्त एप्पल को याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट को, सत्य नडेला को याद रखेंगे। फिर आपको टाटा सन्स के एक बात याद रख सकते हैं, रखेंगे नटराज चंद्रशेखरन। उसके बाद गूगल को ध्यान में रखना है, सुंदर पिचाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आपसे बात किया जाए दोस्त, स्पेस एक्स को जो है पहले याद रखा जाता है, एलन मस्क। उसके बाद है ये सब आपको जानकारी के लिए अमेजन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी है, यूट्यूब, ये सब जानकारी के लिए आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से यह जो हमने बताया एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा सन्स और गूगल के साथ स्पेस एक्स को हम लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। दोस्तों ऐसे ही करके पढ़ा जाता है, पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको हम लोग जो है पहले याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग भारत का, देख लीजिए भारत का 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में जो हुआ दोस्त, 26 जनवरी 2025। यहाँ पे यह इस पॉइंट को दोस्त कितना भी है, जितना भी लगाना है लगा सकते हैं, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ के मुख्य अतिथि कौन थे। हमारे 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, अभी 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था 2025 में इस साल। तो इस साल का मुख्य अतिथि हमें से बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। हर साल मुख्य अतिथि कोई ना कोई होते हैं। अभी एक आध साल जो कोरोना के टाइम में इनको गैप दिया गया, नहीं बुलाया गया मुख्य अतिथि को, लेकिन हर साल जो है 26 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर किसी न किसी देश से कोई अतिथि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आते ही हैं। तो 2025 में जो 76वां गणतंत्र दिवस हुआ, उसके मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों प्रबोव सुबियांटो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, वह आए थे। तो इनको हम लोग को ध्यान में रखना है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन हमारे मुख्य 76वां गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, तो प्रबोव सुबियांटो, या फिर कहाँ किस देश के राष्ट्रपति थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो ये दोनों फैक्ट यहाँ से ध्यान रखना है। 26 जनवरी का थीम क्या था, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का थीम क्या था इस बार, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की झांकी थी। और उसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में 2024 की बात यहाँ कर रहा है, यह था इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति। दोस्तों तो जो है 2025 का अब आ गए हैं, तो 24 को नहीं पूछने की संभावना है, नहीं ही पूछा जाएगा आपसे, बस आपको 25 का ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ से 3 फैक्ट हम लोग को याद रखना है। मुख्य अतिथि जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो थे, और 76वां गणतंत्र दिवस का थीम क्या था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश की झांकी थी, जिसमें जो अभी महाकुंभ मेला लगा था प्रयागराज में, उसी को दिखाया गया था। तो दोस्तों यह 3 फैक्ट यहाँ से हम लोग को याद ही रखना है, इसको भूलना नहीं है। यह एग्जाम में आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बहुत सारे एग्जाम अभी बिहार में होने वाली है, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा एग्जाम का दौर जो है शुरू हो जाएगा। तो हम लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से यह 3 फैक्ट को याद रखना है जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। अब हम लोग 2023 से 25 तक देखिए, 2025 में खासकर हम लोग को ध्यान रखना है प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। दोस्तों हम लोग जान रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बहुत सारे देश का दौरा करते हैं, तो कहीं भी जाते हैं तो उनको कोई ना कोई सम्मान उस देश का मिल जाता है। तो वो सम्मान जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है, तो उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 2025, 24 और 23 भी है। हम लोग को याद क्या रखना है 25 का, 2025 का सम्मान जो प्रधानमंत्री को मिला है उसको हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बोलिविया मिरीवा, देखिए मिराबिलिस, यह नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री को मिला गया है। दोस्तों याद करने में यह कठिनाई होगा, हम लोग भी याद करते हैं तो कठिनाई होता है, लेकिन तो हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, इतना लंबा लाइन और इतना टेढ़ा मेढ़ा वर्ड है, तो इसको याद कैसे रखा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ द, यहाँ पे देख लीजिए एंशिएंट बोलिविया मिरीविलिस, यह है
तो हम लोग को ध्यान क्या रखना है, ऑर्डर ऑफ तो सब कोई जान रहे हैं कि वह स्टार्टिंग में आएगा। यह कोड वर्ड हम लोग को पकड़ लेना है, लास्ट लास्ट वर्ड को पकड़ना है, मिराबिलिस। मिराबिलिस को ध्यान में रखेंगे हम लोग। यह जो है नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री को मिला है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे ऑर्डर ऑफ द, और बीच वाला को मिस कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है मिराबिलिस को ये ध्यान रखेंगे। ऑर्डर सीधे हम लोग ध्यान रखेंगे ऑर्डर ऑफ द मिराबिलिस, और इतना जो है बीच में लाइन है उसको मिस कर देंगे, और ध्यान में रखेंगे मिराबिलिस। मिराबिलिस कहाँ का हो जाएगा दोस्त, नामीबिया का। तो ऐसे हम लोग याद रखा जाता है। ज्यादा लंबा लाइन है तो इसका याद करने का कोई मतलब नहीं, हम लोग को एग्जाम में सही होने से मतलब है। उसके बाद है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस। साउथर्न क्रॉस की बात करें दोस्तों तो यह ब्राजील का है। देख लीजिए, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस, यह जो है ब्राजील का है। तो ध्यान में रखना है, यह ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ द त्रिनिदाद एंड टोबैगो। देख लीजिए यहाँ पे, यह तो नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। त्रिनिदाद एवं टोबैगो, टोबैगो जो है यहाँ त्रिनाद व टोबैगो की है, तो यह नाम से स्पष्ट है। तो दोस्तों यह एग्जाम में जो है पूछने की कम संभावना है, न के बराबर यह संभावना है, नहीं ही पूछा जाएगा, समझिए आपसे। क्योंकि यह जो है नाम से स्पष्ट है, इसका नाम में ही इसका सर्वोच्च सम्मान है, तो इस देश का नाम में ही सर्वोच्च सम्मान है, तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्त ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। घाना की आपसे बात करें तो यह घाना का सर्वोच्च सम्मान है, ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना। यह भी नाम से स्पष्ट हो जाता है दोस्त, तो यह भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस। देख लीजिए, मैकारियोस थर्ड, यह जो है साइप्रस का जो है सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस, मैकारियोस थर्ड, ध्यान रखना है हम लोग को, यह वर्ड याद रखेंगे, मैकारियोस थर्ड, जो कि साइप्रस का जो है सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद हम लोग कहते हैं मित्र विभूषण। मित्र विभूषण श्रीलंका का है, यह याद रखेंगे दोस्तों, यह आपको किसी न किसी एग्जाम में पक्का मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो इसको ध्यान रखना है, मित्र विभूषण एकदम याद ही अभी ये कर लीजिए। श्रीलंका मित्र बगल में है, हमारा पड़ोसी देश है जो कि जलीय सीमा से लगता है, और यह जो है तमिलनाडु से पंबन द्वीप के द्वारा जो है अलग होता है। तो मित्र विभूषण हमारा पड़ोसी देश यानी मित्र देश कहिए, तो मित्र विभूषण के रूप में इसको हम लोग कोड वर्ड में याद रखेंगे श्रीलंका को। मित्र विभूषण जो कि प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान, किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो श्रीलंका के। तो ध्यान रखना है हम लोग को, मित्र विभूषण कहाँ, श्रीलंका। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द ओशन, यह मॉरिशस का पुरस्कार है, यह भी दोस्त याद रखा जाएगा। यह भी जो है याद रखा जाएगा। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, यह जो है मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है। तो ध्यान में रखना दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण कौन हो जाएगा, उस पर एक बार हम लोग चर्चा कर देते हैं दोस्तों। नामीबिया वाला याद रखना है, जो कि हम लोग कोड वर्ड में मिराबिलिस को ध्यान में रखेंगे, ऑर्डर ऑफ द मिराबिलिस जो कि नामीबिया का है। उसके बाद ध्यान रखेंगे द साउथर्न क्रॉस जो कि ब्राजील का है, या हल्का फुल्का नाम से मिलता जुलता है, क्रॉस ब्राजील, साउथर्न क्रॉस ब्राजील, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद त्रिनाद तो इसका नाम से है, घाना भी नाम से है, और हम लोग को ध्यान रखना है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकियारो। देख लीजिए, मैकारियोस थर्ड जो कि साइप्रस का है। मित्र भूषण जो VVI हम बताएं, यह पूछ लिया जाएगा आपसे, यह क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। तो मित्र भूषण को हम लोग ध्यान रखेंगे जो कि श्रीलंका का है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, यह भी ध्यान रखेगा, मॉरिशस का यह सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों। उसके बाद 2024 का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। कबीर से याद रखिएगा कुवैत को, कबीर से कुवैत को याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों अभी 2025 में इतना जो है सम्मान मिल गया है, तो हमें नहीं लगता है कि 2023 और 24 का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि 2025 में पूछने के लिए कम नहीं है। 2025 में जो है दोस्त, एक मिनट, तो देखिए दोस्तों, यह जो है 2024-25 में कितना पुरस्कार मिल गया है, 24 का कम संभावना है पूछने का। ऐसे हम लोग एक बार देख लेते हैं, बस एक बार रीडिंग मार लेंगे, इसको ध्यान में हम लोग को ऊपर वाला रखना है। ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर जो कि कुवैत का है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो कि गुयाना का है, और उसके बाद ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, तो यह बारबाडोस नाम से स्पष्ट है, इसको छोड़ देना है। डोमिनिका ऑर्डर ऑफ द ऑनर, डोमिनिका रिपब्लिक, ये भी याद रखना, नाम से ही है स्पष्ट। उसके बाद ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, ये भी नाइजर। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द
एपोलोस्ट, यह रूस का है, पुरस्कार है। तो हम लोग अगर 2024 में ध्यान भी रखना है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑर्डर ऑफ द एंड्रूज द एपोस्टल, यह जो है एपोस्टल वाला जो है रूस का है। तो हम लोग को ऐसे याद रखा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है, किसको छोड़ना है, किसको ज्यादा ध्यान देना है, ऐसे पढ़ा जाता है। 23 का दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट हम नहीं मानेंगे, क्योंकि 2024-25 बहुत है पूछने के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों डिक्शनरी, देख लीजिए। डिक्शनरी ऑफ द चाइनीज, क्योंकि 23 का है दोस्तों, बुक है तो इसको तो भाई छापना अपना काम है, तो हम लोग को इससे मतलब नहीं है, कुछ भी दे हम लोग को जो उसमें इंपॉर्टेंट है उसको छांट के पढ़ना है। अब आते हैं डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। वर्ड ऑफ द ईयर इसी तरह दिया हुआ है 22 में, 23 में और 24, तो हम लोग को ध्यान रखना है 24 का। ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है ना दोस्त, ऑक्सफोर्ड के द्वारा ब्रेन रॉट को जो है, ब्रेन ब्रेन रॉट को, यह जो है ऑर्डर ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर इसको घोषित किया गया है, चुना गया है। ब्रेन रॉट को जो है ऑर्डर ऑफ द, सॉरी, वर्ड ऑफ द ईयर जो है चुना गया है। उसके बाद इसमें ऑक्सफोर्ड का याद रखा जाता है, उसके बाद कैम्ब्रिज का याद रखा जाता है, उसके बाद कॉलिंस का याद रखा जाता है। तो कॉलिंस की अगर बात करें दोस्त, तो ब्राट वर्ड जो है वह 2024 का वर्ड घोषित किया गया है कॉलिंस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है डिक्शनरी.com। डिक्शनरी.com के बारे में बात करें तो डेम्यूर को वर्ड को जो है घोषित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे कैम्ब्रिज के द्वारा है मैनिफेस्ट, देखो मैनिफेस्ट यहाँ के जो है कैम्ब्रिज के द्वारा यह घोषित किया गया। तो दोस्तों हम लोग को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और कॉलिंस को यहाँ से 3 को याद रखना है, ब्रेन डॉट। उसके बाद आपको कैम्ब्रिज का हो जाएगा मैनिफेस्ट और उसके बाद जो है कॉलिंस का ब्राट, तो इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। उसके बाद आते हैं हम, क्या है इसरो। अब देखिए दोस्तों, इसरो की बात करें हम, देखिए 2023-24 के प्रमुख मिशन है इसमें, तो हम लोग को उसी तरह याद रखना है। यह जो है इम्पोर्टेंट है बहुत, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त। इसको ध्यान में क्या क्या रखना, निसार 23 जुलाई 2025 को जो है इसका प्रक्षेपण तिथि किया गया था। और किस, यहाँ पे पूछा जाता है प्रक्षेपण यानी किस रॉकेट के द्वारा जो है इसको प्रक्षेपण किया गया था। GSLV F-16, GSLV F-16 को के द्वारा जो है निसार को प्रक्षेपण किया गया था। तो हम लोग को डेट नहीं, यहाँ से इसको याद रखा जाता है। कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, इसलिए एक नज़र डेट पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। 30 जुलाई 2025 को जो है यह प्रक्षेपण किया गया है इसका। उसके बाद एक्जियम 4 का 25 जून 2025, अभी दोस्त जो शायद आपको 33 पोस्ट का हुआ है, 33 पोस्ट का बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, उसमें एक डेट भी पूछा गया था, तो इसीलिए हम लोग डेट पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बना है और डेट भी पूछा गया था, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। एक्जिम, हमको लगता है यही पूछा है शायद, यही एक्जिम के बारे में है। एक्जियम 4 को जो है 25 जून 2025 के प्रक्षेपण तिथि है, डेट पूछा था। यह भारतीय अंतरिक्ष यात्री के द्वारा जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्री प्रक्षेपण के द्वारा इसको भेजा गया था, प्रक्षेपण किया गया था। उसके बाद है योस 9 जो कि असफल रहा, यह 18 मई 2025 को जो है प्रक्षेपण इसका किया गया था। और PSLV C61 के द्वारा जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों यह पूछ लिया गया है कितना बार, यह बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। जो एक्साइज दरोगा हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि NVS2 क्या है, NVS2 क्या है, तो सीधे ऐसा क्वेश्चन था। तो यह एक क्या है दोस्तों, प्रक्षेपण यान है, लेकिन वहां में ऑप्शन में था कि यह मेडिकल से रिलेटेड है, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन था। तो हम लोग को ध्यान में रखना है NVS2 क्या, कब इसको प्रक्षेपित किया गया, तो 29 जनवरी 2025 को, जो कि GSLV F-15 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। स्पेस डेक्स को जो है मिशन 30 दिसंबर 2024 को PSLV C16 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद प्रोबा 3 5 दिसंबर 2024 PSLV C59 को जो है इसको प्रक्षेपण किया गया था। 25 दिसंबर 2024 को PSLV C59 के द्वारा जो है इसका प्रक्षेपण किया गया। उसके बाद GSAT-20 यानी N2, GSAT-20 को N2 भी बोला जाता है। यह जो है 19 नवंबर 2024 SpaceX फाल्कन 9 के द्वारा। दोस्तों यहाँ से डेट नहीं, हम लोग को यहाँ याद रखना है SpaceX फाल्कन 9। उसके बाद है EOS 8 जो कि अभी 2024 में प्रक्षेपण किया गया था SSLV-D3 के द्वारा। उसके बाद INSAT 3DS GSLV F-14 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद एक्सपोसैट के 1 जनवरी 2024 जो कि PSLV
C-58 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से अब देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट कौन है, किसको याद रखा जाएगा और किसको छोड़ा जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसमें, देख लीजिए कि कौन इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहले हम लोग निसार को याद रखेंगे, एक्जियोम को याद रखेंगे, उसके बाद चूंकि यह 2025 का है यह सब, तो इस सब को जो है ध्यान रखना है। स्पेस DX यहाँ तक तो कम से कम यह 5 याद रखना है, यहाँ 5 तो कम से कम यह याद होना ही चाहिए। उसके बाद प्रोबा को भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों, प्रोबा भी पूछा जा सकता है, जो कि PSLV। जब पहले हम लोग को इधर से यह प्रक्षेपण यान ध्यान रखना है, उसके बाद किसी किसी का यह जून 2025 में एग्जाम का भेजा गया था, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ऐसे करके हम लोग को ध्यान में रखना है। निसार का जो हो जाएगा GSLV F-15 एक्जियोम का भारतीय अंतरिक्ष के द्वारा, और EOS 9 सफल रहा, जो कि PSLV C-61 के द्वारा प्रक्षेपित किया। उसके बाद NVS-02 जो कि 100वां उपग्रह है, या GSLV F-15 के द्वारा जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। इसको ध्यान में रखना है, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पूछ लिया गया है। यह स्पेस DX जो है PSLV C-60। उसके बाद प्रोबा मिशन के बारे में बात करें दोस्त, PSLV C-59। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब इसरो का आगामी मिशन क्या हो सकता है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसरो का आगामी मिशन है, तिथि है, और यह प्रमुख बिंदु है। तो हम लोग को यहाँ पे तिथि मेन रूप से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह सीधे पूछा जाएगा कि कब इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। चूंकि यह आगामी है, तो आने वाला साल में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रयान 4 की बात करें दोस्तों, तो इसको 2028 में है प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना इसका उद्देश्य रहेगा। उसके बाद लुपेक्स की बात करें तो 2028 ये भी है। यह जक्सा कंपनी और इसरो की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखेगा। यह VVI पॉइंट के रूप में लुपेक्स आ जाएगा। लुपेक्स को हम लोग को अभी ही याद रख लेना है कि लुपेक्स मिशन जो है यह जाक्सा, यहाँ पे सीधे पूछेगा आपको, जाक्सा इसरो की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों जाक्सा एक बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, कहाँ की यह संस्था है, कहाँ की यह मिशन, कहाँ की यह संस्था है जाक्सा, तो जापान की है दोस्तों। तो जाक्सा और इसरो के द्वारा जो है लुपेक्स को प्रक्षेपित किया जाएगा, और इसका मिशन है 2028। तो ध्यान में रखना है हम लोग, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, जाक्सा और इसरो के द्वारा संयुक्त परियोजना कौन है, तो लुपेक्स। उसके बाद दोस्तों गगनयान 3 की बात करें तो 2027 3 सदस्य के चालक दल को यहाँ से भेजा जाएगा। गगनयान 1/2 गगनयान हाफ की बात करें दोस्तों, 2025 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम यह होगा। उसके बाद शुक्रयान की बात करें तो यह भी 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 की बात करें तो यह 2026 में, ठीक नेक्स्ट ईयर इसको जो है प्रक्षेपित किया जाएगा मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए। उसके बाद निसार की बात करें तो यह 2025 में, और पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त, हम लोग यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों, सीधे पूछा गया है कि नासा और इसरो का संयुक्त मिशन कौन है, तो निसार है। ये भी बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे सब याद रखेंगे, क्योंकि आगामी मिशन है दोस्तों, तो आगामी मिशन आने वाली है, तो इसमें किसी भी को भी नहीं छोड़ा जा सकता है। लुपेक्स को हम लोग पहले याद रखेंगे, और जो इसरो और नासा का है इसको भी निसार जिस तरह एग्जाम में पूछ लिया गया है, उसी तरह पूरी संभावना है कि आपसे लुपेक्स भी पूछा जाएगा जाक्सा और इसरो के रूप में। यह 2028 आप लोग देख सकते हैं। चंद्रयान 4 भी 28, लुपेक्स भी 28, उसके बाद शुक्रयान भी 28। तो यहाँ से 3 का मिशन का जो है तिथि जो लक्ष्य है 2028 का। उसके बाद गगनयान 3 का 27 हो जाएगा, गगनयान हाफ का 25 है, और निसार का भी 25 है, और इधर मंगलयान 2 की बात करें तो नेक्स्ट ईयर 2026। तो इसको हम लोग ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट चीता। तो चीता के बारे में हम लोग कितना बार पढ़ चुके होंगे, बहुत ही पुराना डाटा है और सबको याद होगा। प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात करें दोस्तों, और इसको याद भी रखा जाता है, ध्यान में ही रखना है हम लोग को। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, 8 अफ्रीकी चीता जिसमें 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में, दोस्तों यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है, तो MP में है। तो इसको ध्यान में रखना है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें एक मादा चीता सासा की जो है मौत हो गई है। उसके बाद इसकी निगरानी, जैसे ही इसकी मौत होती है तो इसकी निगरानी हेतु 9 सदस्यीय एक कार्यबल 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए गठित किया जाता है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के तहत जो दोस्तों 5 साल में कुल 50 चीता को भारत लाने का योजना है। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ से अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो पहले तो हम लोग को ध्यान में रखना है कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि MP में है, और उसके बाद नाबी कहाँ से मंगाया गया, तो नामीबिया से जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। तो इसको ध्यान रखना है।
फिर हम लोग बात करें दोस्तों बाघ रिपोर्ट के बारे में, तो यह डाटा तो पुराना है, लेकिन 2000 बाघ बाघ गणना रिपोर्ट जो है दोस्तों 2022 में आया और जारीकर्ता के रूप में भारतीय वन जीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को यह प्रकाशित हुआ। हम लोग जानते हैं कि टाइगर डे यानी कि बाघ 29 जुलाई। तो दोस्तों यह देख लीजिए, इस डेट को याद रखा जाता है, इस डेट को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में जो है दोस्तों 29 जुलाई को जो है याद रखा जाता है। आपसे पूछा जाएगा विश्व बाघ दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब इसका रिपोर्ट 2023 में प्रकाशित हुआ है। 2022 की रिपोर्ट पंचवें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 साल पर जो है यह जारी होता है। तो दोस्तों 23 में जारी हुआ है, फिर जाकर के 27 में जारी होगा, नहीं 22 का यह रिपोर्ट है जो कि 23 में जारी हुआ है। तो 22 के बाद 4 साल के बाद दोस्तों 2026 में यह जो है फिर से जारी होगा। उसके बाद है भारत में बाघों की कुल संख्या 3682, 2018 में यह जो है 2967 था। अभी जो है वर्तमान में इसके भारत में बाघ की संख्या 3682 है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद विश्व का 75% बाघ जो है केवल भारत में मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को दोस्त टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। सर्वाधिक यहाँ पे मध्य प्रदेश में है और जहाँ जिसकी संख्या 785 है। 2018 और 2022 के बीच में जो है दोस्त बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, यह देश में सबसे ज्यादा बाघ 260 है। यहाँ पे देश के सबसे ज्यादा बाघ की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। और यहाँ पे देख लीजिए विश्व का 75% बाघ जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और जिम कॉर्बेट में जो है देश के सबसे ज्यादा बाघ जो है 260, माने यहाँ पे देख लीजिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, अगर नेशनल पार्क की बात करें तो 260 जो है यहाँ पे है। अगर सबसे अधिक कहाँ पे किस राज्य में है की बात करें तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद है बिहार में बाघों की संख्या 2018 में जो है 31 था, 2022 में बढ़ करके 54 हो गया है। पर्यावरण और यह टाइगर रिजर्व जो है हम लोग जान रहे हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि चंपारण में है। और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 3925 है, जो कि वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखना है। पर्यावरण वन देख लीजिए किसके अनुसार, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार जो है 2925 कुल बाघों की संख्या है। लेकिन यहाँ पे भारत रिपोर्ट के अनुसार जो भारतीय वन जीव रिपोर्ट संस्थान है उसके अनुसार 3682 है, 3682 और यहाँ पे 3925। तो दोस्तों यह दोनों डाटा अपने अपने जगह पे है, इसको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय वन जीव संस्थान के द्वारा जो डाटा दिया गया है वह उस डाटा के अनुसार 3682, लेकिन अगर पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के डाटा के अनुसार आपसे बात करें तो 3925 है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, इस डाटा को याद रखा जाता है। टाइगर से आपसे पूछ लिया जाएगा, हमेशा पूछा ही जाता है। कुनो राष्ट्रीय जो कुनो टाइगर रिजर्व है उसको ध्यान में रखना है, ऊपर में हम लोग देखे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, एक पेज हो गया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसको अभी इसमें फैक्ट ज़्यादा था और ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो हम लोग इसको समझ लिए हैं, देख लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप एक सूचना आप बता देते हैं, आपको टेलीग्राम पे जो है एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, आपका टारगेट होमवर्क टारगेट सीरीज चलाए हुए हैं, जिसके अंतर्गत आपको लुसेंट, एसपीडी, करंट अफेयर और रेलवे सामान्य अध्ययन का एसपीडी जो आता है उस 3 बुक पे फोकस करके आपको टारगेट दिया जाता है पर डे, बुक के पेज के माध्यम से और टॉपिक के माध्यम से। और रात में 9 बजे से जो है दोस्त उस टेस्ट शुरू होता है। रात में 9 बजे से 10 बजे तक आप टेस्ट लगाइए और दिन भर आपको टारगेट दिया जाएगा, एक दिन में इतना पढ़ के आइए और रात में टेस्ट दीजिए। अपने आप को आंकिए वहाँ पे कि हमने कितना पढ़ा है और कितना गेन किया है। तो दोस्तों जिनको भी जुड़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और अपने तैयारी को मुकाम दीजिए। जिनको भी जुड़ना है और फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्री में जुड़िए और लाभ उठाइए। इसका बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अभी 3-4 टेस्ट उसमें हो गया है, 3 अक्टूबर से शुरू है, बहुत सारे लोग जुड़ करके इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आप लोग भी जुड़िए और इसका फायदा उठाइए। धन्यवाद।